everyone, how are you all? I hope आप लोग सब अच्छे हो. I am great as well. I am Nandini and I will be taking up your legal studies, and I want to tell you, if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Also, क्योंकि नई नई वीडियोस आ रही हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा, बेल आइकन को हिट कर दो. ठीक है, चलो ठीक है. आज हम क्या करने वाले हैं? लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी है. क्यों? इन कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी कैसे कार्व आउट हुई है आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी. अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, एज वेल एज लोअर कोर्ट्स का क्या रोल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशरी. देखेंगे कैसे कॉम्पोजिशन होता है, कैसे क्या फंक्शंस प्ले करते हैं, क्या रोल है इन कोर्ट्स का, हम अभी देखेंगे. ठीक है. वी आर हियर टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ कोर्ट्स. इंडियन जुडिशरी कंप्राइजेस ऑफ, ये तो 4 बार बता चुकी हूं मैं, 4 बार नहीं 400 बार बता चुकी हूं. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर 2 कोर्ट्स. यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स हमने पढ़ा था, और यहाँ पे कौन कौन सी पढ़े थे? डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. इनको भी 2 में डिवाइड कर देते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल. मैंने सिविल और क्रिमिनल के नीचे भी आपको जस्टिफिकेशन बताई थी, जो इसकी बाइफर्केशन था 2 पार्ट्स में. ये भी हम पढ़ चुके हैं. ये सब तो क्लियर है. तो इसमें यही तो लिखा है, इंडियन जुडिशरी किस किस में है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. जुडिशरी का ये सब जजेस यहीं बैठते हैं, तो इंडियन जुडिशरी की बाइफर्केशन ऐसे हो रखी है. ठीक है. एंड अदर ट्राइब्यूनल्स, हाँ हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज थोड़ी है हमारे लिए. चलो ठीक है. द रोल ऑफ दीज कोर्ट्स अलोंग विद देयर कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स हैव बीन इलैबोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या कह रहा है? किस जज को कितना पैसा मिलेगा, कितने जज होने चाहिए, ये सब चीजें, कौन कैसे बैठेगा, कितनी क्या पावर है, क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, कितने होने चाहिए कॉम्पोजिशन के पावर्स, उनके प्रोसीजर्स, ये सब चीजें मेंशन्ड है. कहां पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब बताता है कि इतने जज होने चाहिए. ठीक है, उनमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, बट कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट तो करता है क्लियरली. तो इसमें यही लिखा हुआ है. ठीक है. रोल बहुत ज्यादा है. अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है? एक बहुत सिंपलेस्ट टर्म्स में, सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ एडजुडिकेटर, इंटरप्रेटर, एडवाइजर एज वेल एज एक्टिविस्ट. अब आप कहोगे, आपने तो बहुत इजीली बता दिया क्या है ये, इंटरप्रेटर भी है. अब आप कहोगे कि आपने तो बहुत इजीली बता दिया कि ये एडजुडिकेटर भी है, इंटरप्रेटर भी है, एडवाइजर भी है, एक्टिविस्ट भी है, बट इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब हम डेफिनेटली पढ़ेंगे. आगे देखो, ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट रोल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ध्यान देना. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइमरीली एक्सरसाइज द रोल ऑफ एडजुडिकेटर एज वेल एज इंटरप्रेटर. एडजुडिकेशन का मतलब मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ. जज होता है, 2 पार्टीज हैं, अपनी बात रख रही हैं. जज क्या देखेगा? रीजनिंग देखेगा, एविडेंसेस देखेगा, वो समझेगा सारी बात को, दोनों पार्टीज की बात सुनेगा, न्यूट्रल रहेगा, जो भी सही होगा उसके फेवर में डिसीजन लेगा. ठीक है, ये बात होती है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एडजुडिकेशन. ठीक है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है. कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेटर है. ठीक है, उसका एक फंक्शन है, एक रोल ये प्ले करता है. ठीक है. एंड इंटरप्रेटर क्या होता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है तो वो एक सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट ही उसके सामने, उसको इंटरप्रेट करना कि उस एविडेंस कोई ला रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है इस डॉक्यूमेंट में. सुप्रीम कोर्ट उसी चीज को इंटरप्रेट करता है. देयरफॉर इट प्लेज द रोल ऑफ इंटरप्रेटर. मैंने बहुत लेमैन टर्म्स में ये सब आपको समझा दिया है. दिस इज एक्सप्लेन थ्रू डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन वेस्टेड विद द कोर्ट. अब ज्यूरिसडिक्शन का मतलब पता है क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन मतलब एन एरिया और अ प्लेस जहां पर कोई रूल कर सकता है वो सर्टेन कोर्ट. हम कहते हैं ना, ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, मतलब ये हमारे पावर में नहीं है. ज्यूरिसडिक्शन मतलब एक अथॉरिटी, एक रूल, एक पावर, जो लीगल पावर होती है विद अ सर्टेन हाई कोर्ट. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होती है? ये सब ज्यूरिसडिक्शन वेस्टेड होती है उस कोर्ट के पास, उसके पास ये पास होती है. ठीक है. इट्स रोल एज एन एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू
ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, ये तो बहुत अलग बात है। देखो पहली बात तो ना सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल्स याद रखना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 131, अपीलेट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 136। ठीक है, मैं ये 2-3 बार रिपीट करूंगी बट आपको मैं एक बता रही हूँ। ओरिजिनल एंड अपीलेट मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पता है क्या होती है? ओरिजिनल मतलब क्या होता है? जिसकी कोई मोल्डेड फॉर्म नहीं होती। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? हमारे से स्टेट है और एक गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट के बीच में, पूरे इंडिया वर्सेस कोई स्टेट लड़ रही है, फॉर इंस्टेंस उत्तर प्रदेश, केरला कोई लड़ रही है, यूनियन और स्टेट की लड़ाई हो गई, तो कौन कहाँ पे केस फाइल होता है? सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, पूरी कंट्री ही स्टेक पे है, पूरा सेंटर ही लड़ रहा है, ठीक है। सेंटर अपना एक लॉयर अपॉइंट करता है, ऐसी स्टेट अपना एक लॉयर अपॉइंट करता है, तो आपस में लड़ाई हो रही है, या कोई सेंटर और एक स्टेट साथ में है और स्टेट्स की लड़ाई है, इन दोनों की आपस में लड़ाई है, तो सुप्रीम कोर्ट इनटू पिक्चर आता है। तो सबसे पहले केस सीधा कहाँ फाइल हो जाता है? जब ऐसी कोई लड़ाई हो सुप्रीम कोर्ट में। जब केस फर्स्ट टाइम फाइल हो रहा है तो उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अब क्या होता है, फॉर इंस्टेंस केस फाइल हुआ है लोअर कोर्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है, या फिर वो हाई कोर्ट में हुआ है, तो क्या होता है कभी कभी यार लोगों को लगता है यार दिस इज नॉट डन, जो इन्होंने डिसीजन दिया है ना ये बहुत बायस डिसीजन है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि जो एग्रीव पार्टी होती है ना, मतलब जिसके अगेंस्ट लिया गया होता है, वो हमेशा अपील करता है हायर कोर्ट में, चाहे वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया हो तो वो हाई कोर्ट में जाके अपील करेगा कि यार एक बार चेक कर लो, ये ठीक नहीं है, एक बार दोबारा रिव्यू करो मेरे डिसीजन को, अपने डिसीजन को। फिर हाई कोर्ट डिसीजन चेंज कर सकता है, मोस्टली तो नहीं करते हैं, मतलब बट कर भी सकते हैं, इसलिए रिव्यू कर देते हैं, हाई कोर्ट के पास चला जाता है, जो उसका डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। फिर उसको लगे नहीं हाई कोर्ट का डिसीजन भी ठीक नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो अपील होती है। अपेलेट जुरिस्डिक्शन इसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पढ़ो आर्टिकल 131 बता दिया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में। दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब बता दिया, जज होता है, दो पार्टीज होती है, उसका सुनता है, अमंग्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स, यूनियन एक साइड है और वन और मोर स्टेट्स एक साइड है, एंड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, क्या पता केरला की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, बिहार और उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, उनके बीच में जो केस लड़ा जाता है वो कौन लड़ता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। Such disputes must involve question of law and fact, law और fact, कोई ना कोई लॉ की मिस इंटरप्रिटेशन हो नीचे वाले उससे, नीचे कोर्ट से, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई केस जा रहा है, किसी स्टेट ने वो लॉ अबाइड नहीं किया है, इन्फ्रिंज किया है, उसे तोड़ा है उस लॉ को, या कोई फैक्ट इन्वॉल्व है on which the existence or extent of legal rights can be adjudicated। इसका कहने का मतलब है कोई बेस होना चाहिए, अगर दो स्टेट्स लड़ रही हैं या यूनियन और स्टेट के बीच में फाइट है, तो कोई ना कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए। लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होगा, कोई ऐसे थोड़ी किसी ने किसी के बारे में बोल दिया और तुम कोर्ट लड़ने भाग गए। हाँ, डेफेमेशन का केस हो सकता है, कोई गलत बात बोली है, कोई भी बात जो कि डेफेमेटरी है, गलत है, फॉल्स है, उसके बारे में गलत बोला गया है, हाँ आप केस ले जा सकते हो, बट छोटी छोटी बातों पे थोड़ी ले जा सकते हो, कोई ना कोई लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ ही होगा ना कोई उसने सेंटर की बात अबाइड नहीं करी होगी स्टेट ने, या स्टेट की कोई बात सेंटर ने नहीं रखी होगी, कोई ना कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ होगा, टूटा होगा, तभी तो केस लड़ा जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्प्यूट बिटवीन द शेयरिंग ऑफ द रिवर। हम बहुत बार सुनते हैं ना कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ये लड़ाई है, या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिवर शेयरिंग डिस्प्यूट है, ठीक है, किसी भी रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है कि मेरे को इतना पार्ट चाहिए, मेरे को इतना पार्ट चाहिए, क्योंकि क्या है कुछ स्टेट्स ही इनटू 2 हो गई हैं, ठीक है, उनको डिवाइड कर दिया गया 2 स्टेट्स में, कार्व आउट हो गई हैं स्टेट्स। तो बात सारी यही है कि उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं ये सब कौन रिजॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है। और एनी अदर नेचुरल रिसोर्सेज, कोई भी हो सकते हैं, ज़मीन है, कोई भी जोग्राफिकल एरिया है, लैंड है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके लिए कौन फाइट करता है? अगर 2 स्टेट्स लड़ रही हैं, या यूनियन और 1 स्टेट एक साइड है, मोर स्टेट्स अलग साइड है, तो इन सब की लड़ाई कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। बिटवीन 2 स्टेट्स इन इंडिया कैन बी डायरेक्टली बॉट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ऐसा नहीं है कि उन्हें लोअर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, फिर अपील करेंगे हायर कोर्ट, फिर अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट, नो, सीधा ये सुप्रीम कोर्ट पे केस ला सकते हैं। इसमें देखो सिर्फ यूनियन और स्टेट्स की बात ही क्यों करें, आप या मैं किसी केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं?
हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, हमारे राइट टू इक्वालिटी नहीं मिला। मैं किसी कॉलेज में गई हूँ और मुझे मना कर दिया गया कि तुम हिंदू हो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम मुस्लिम हो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरे रिलीजन के ऊपर बात करी गई है, मुझे एडमिशन नहीं मिला है मेरे रिलीजन के बेस पे, ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ, आर्टिकल 32 मुझे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देगा, मेरे पास फंडामेंटल राइट है, मैं वहां जाके लड़ सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट में। बट मैं आप और मैं लड़ाई कर रहे हैं या मेरे नेबर मेरी जमीन पे आकर मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं क्या सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकती हूँ? नहीं लड़ सकती। यही लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं, तभी इनको स्पेसिफिक बताया गया है, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर गिव्स, मैंने अभी आर्टिकल 32 का जिक्र किया है, हाँ कि ना? बिल्कुल किया है, ध्यान से सुन रहे हो तो किया है। Article 32 of the Constitution further gives an extensive original jurisdiction to the Supreme Court. Article 32 इसलिए देता है, Article 32 क्या है? एक नॉर्मल इंडिविजुअल कोई भी ग्रुप जाकर Article 32 को एनफोर्स करा सकता है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बता सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच तो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनके टूटने पर इक्वालिटी, ये सब चीज़ें मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकती हूँ कि मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है, मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया। मुझे क्यों नहीं बैठने दिया? क्योंकि इन्होंने कहा कि तुम किसी और रिलीजन की हो या तुम वुमन हो, तुम्हें किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ठीक है। तो यही सब इसमें लिखा है। आर्टिकल 32 हमें क्या कहता है कि हाँ तुम्हारे पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, तुम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन। यही अभी मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल राइट्स अगर इन्फ्रिंज हुए तो आप जाके लड़ सकते हो थ्रू इशूइंग डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स, ठीक है। दिस इज पॉपुलरली नोन एज रिट जुरिसडिक्शन। अब आप कहोगे रिट जुरिसडिक्शन होता क्या है? मैंने भी अभी बताया कि हाँ आप रिट फाइल कर सकते हो अगर आपका इन्फ्रिंज हो रहा है कोई भी राइट, बट होता क्या है, ठीक है। ये देखो, रिट जुरिसडिक्शन, ये आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स द पावर एंड जुरिसडिक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इट कैन एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। केस फाइल करना किसी के अगेंस्ट एज गारंटीड इन पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। एंड कैन ऑल्सो एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि मेरे साथ गलत किया गया है, मेरे केस को आप कंसिडरेशन में लो, मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 32 बहुत प्रेवलेंट है, लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। रिट जुरिसडिक्शन ये होती है, ठीक है। ये प्रोविजंस ऐसे फॉलो करना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बाय रिट को हम फाइल कर सकते हैं और हमें जस्टिस मिलेगी उस चीज़ के लिए, हमें सोल्यूशन मिलेगा, वी कैन एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये होता है रिट जुरिसडिक्शन। डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स की बात यहाँ क्यों गई है? हम जब भी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराएंगे, उन्हें कहेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स खराब ना हो, इन्फ्रिंज ना हो, तोड़ो मत उनको, दिस इज डन बाय डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स, ठीक है। या तो हम कोई ऑर्डर लिख के दे सकते हैं टू प्रेसिडेंट, टू सुप्रीम कोर्ट, कि हमारा प्रेसिडेंट को मोस्टली नहीं लिखा जाता है, लिखा क्योंकि प्रेसिडेंट हर चीज नहीं देख सकता, सुप्रीम कोर्ट को ही लिखा जाता है, ठीक है। एंड हम डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं इन द फॉर्म, ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रिट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट जो कि फाइल किया जाता है, एक प्ली होती है ये, ठीक है। चलो ठीक है। द अपीलेट जुरिसडिक्शन of the Supreme Court can be invoked by a certificate granted by the High Court। अब हाई कोर्ट को लगता है यार मैं हर केस तो नहीं कह सकता कि हाँ तुम अपील करा लो सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट इटसेल्फ इज सच अ बिग थिंग। हाई कोर्ट इतने छोटी मोटी चीज नहीं है, वो चलता फिरता कोई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट एक स्टेट का होता है, हर स्टेट का हाई कोर्ट है, बट बहुत बड़ी बात होती है एक हाई कोर्ट पे किसी चीज की अपील करना। ऐसे तो हर कोई जो हाई कोर्ट की डिसीजन को ठीक ना मानते हुए कहेगा सुप्रीम कोर्ट की बात चला जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का यही काम करती रहेगी, फालतू के लोग भी केसेस को सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा दे। इसलिए हाई कोर्ट क्या कहता है, जो उसको लगेगा अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है या केस बहुत ज्यादा सीरियस है, सोसाइटी को देखते हुए एट लार्ज बहुत सारी एस्पेक्ट्स होते हैं, तभी हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि आप इस केस को एक रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। अपील टू द सुप्रीम, केस फाइल नहीं कर सकते, केस वो तो ओरिजिनल हो जाएगा, केस को रिव्यू कर सकते हो, वो मतलब ऊपर जा सकता है अपील के लिए, ठीक है।
अपील टू द सुप्रीम कोर्ट मे बी मेड अगेंस्ट एनी जजमेंट, डिक्री मीन्स फॉर्मल ऑर्डर जो होता है, और फाइनल ऑर्डर, ठीक है। अपील बन सकती है बाय द वे ऑफ कोई जजमेंट ऑलरेडी दे चुका है, फिर वो ऊपर जा रहा है, या कोई डिक्री क्या होती है, डिक्री हियर मीन्स जो एक लॉ एनफोर्सेबल होता है, लॉ एनफोर्सेबल ऑर्डर, एक ऑर्डर होता है जो कि जिसके पास पावर होती है लॉ की, ठीक है। सब्सटैंशियल, देखो ये हमने पढ़ लिया है, चाहे वो सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, दोनों जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल केस जा सकता है, क्रिमिनल केस जा सकता है। लाइक द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, these cases must involve a substantial question। मैंने ये बताया कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सोसाइटी अफेक्ट हो रही है एट लार्ज, टेररिज्म का बात है, पोल्यूशन की बात है, कोई ऐसी बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजो, ऑफ कोर्स भेजो। सब्सटैंशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, कोई सॉलिड कोई क्वेश्चन है एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्या कहता है, उसके क्या क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट क्या उस चीज को रिव्यू करके डिसीजन चेंज कर सकता है, क्या कोई डिसीजन बायस लिया गया है, ठीक है, तो अब वो सर्टिफिकेट इशू कर देता है, ठीक है। सब्सटैंशियल क्वेश्चंस हाईलाइटेड अबव कोनोट क्वेश्चंस ऑफ लॉ, क्या पता कोई लॉ इन्फ्रिंज हो रखा हो डिसीजन लेने वक्त, या फिर कोई फैक्ट जो कि कंसिडरेशन में नहीं ले रखा है, इग्नोर कर दिया है, ऑन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट्स कैन बी एडजुडिकेटेड। लीगल राइट्स देखते हैं कि लीगल राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे हैं, लीगल राइट्स को फॉलो किया जा रहा है, जब एडजुडिकेशन हो रहा है, जज जो डिसीजन ले रहा है, क्या दोनों पार्टीज की बात सुनी गई है, कोई एविडेंस स्किप तो नहीं हो गया है, कोई लीगल राइट किसी का इन्फ्रिंज तो नहीं हो गया है, तो इसमें यही बात बताई हुई है। चलो ठीक है, फटाफट से देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लिस्टेड अपीलेट पावर्स ऑफ द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो वेस्टेड विद वाइड अपीलेट, ठीक है, उसके पास एक रिस्ट्रिक्टेड तो है, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तुम नहीं अपील कर सकते हो हाई कोर्ट से, बट ये कह रहा है इसके पास एक वाइड अपीलेट जुरिसडिक्शन भी अंडर आर्टिकल 136, 131 ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, 136 अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अंडर इट्स डिस्क्रिशन द कोर्ट में ग्रांट अ स्पेशल लीव। स्पेशल लीव क्या होती है कि किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, बट इस कोर्ट के डिसीजन को दोबारा रिव्यू किया जा सकता है, एक बार उसके अगेंस्ट उसके केस के फैक्ट्स दोबारा उठाए जाते हैं, लॉ को दोबारा उठा लेते हैं, क्या क्या लॉज यूज हुए हैं, कोई लीगल राइट तो इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। ये स्पेशल लीव कौन देता है, ये स्पेशल लीव देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपील रिसीव एनी जजमेंट, कोई जजमेंट रिसीव करने की बात है। डिक्री मीन्स एन ऑर्डर जिसके पास लॉ का फोर्स है, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी कॉज ऑफ मैटर पास बाय एनी कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ हो, चाहे वो हाई कोर्ट में पास हुआ हो, या किसी ट्राइब्यूनल में, सर्विस ट्राइब्यूनल है, टैक्स ट्राइब्यूनल है, एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल है हमारे पास इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि फाइट किस में हुआ हो, एनीवेयर इन इंडिया ही हुआ हो, इन एनी ऑफ दीज कोर्ट्स, ठीक है। Besides being an adjudicator and interpreter, Supreme Court also functions as an advisor। अब Supreme Court advisor कैसे है, बहुत सिंपली बताती हूँ क्या होता है। प्रेसिडेंट ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट की वो जरूर ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट की राय जरूर कर सकता है, क्या सजेशंस ले सकता है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का दिल है वो डिसीजन ले या ना ले, मतलब वो कोई ना कोई एडवाइस करे या ना करे, उसका दिल है, ठीक है। वो कुछ अगर उसको लगता है कि ये जो मेरे से बात पूछ रहा है इसमें कोई बायस हो सकता है, या फिर ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या फिर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अफेक्ट कर सकती है, तो वो मना कर सकता है कि मैं इस मैटर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। और अगर उसको लगता है कि हाँ मैं इसके बारे में एडवाइस कर सकता हूँ, तो ये बाइंडिंग नहीं होती। प्रेसिडेंट का दिल है तो वो एडवाइस को फॉलो करे, प्रेसिडेंट का दिल नहीं है तो एडवाइस को फॉलो ना करे, ठीक है। सिंपलेस्ट टर्म्स में ये होता है, तो ठीक है। द प्रोसीजर इज टर्म्ड एज अच्छा ये देख लो पहले, कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इज अंडर आर्टिकल 143। अब हमने 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अपीलेट, और 143 क्या कहता है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। 3 जुरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की। दिस प्रोसीजर इज टर्म्ड एज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, क्योंकि प्रेसिडेंट एक रेफरेंस देता है, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। Under this scheme, President may refer any question of law or fact जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, उसको लगता है कि यार ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। However, it is not binding on the Supreme Court to answer raised in the reference। मैंने ये बताया सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
In the last more than 60 years, only a handful of references had been made. 60 साल से 1950 में आया था ना सुप्रीम कोर्ट, तब से 60 सालों की बात बता रहा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत सारे रेफरेंसेस लिए गए. ओनली अ हैंडफुल, बहुत ही कम रेफरेंसेस लिए गए हैं. द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू प्रोवाइड इट्स एडवाइजरी ओपिनियन. मैंने अभी बताया, if it is satisfied that the question can either be socio-economical or political in nature. अगर उसको लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इस क्वेश्चन में, वो आंसर नहीं करता है. सोशो इकोनॉमिक कल्चर है, सोसाइटी को एट लार्ज अफेक्ट कर सकता है, वो इस चीज़ को नहीं करता है आंसर. ठीक है, चलो ठीक है. यहाँ से देखो, सो फार वी हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स दैट परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट एंड एडवाइस ऑन डिस्प्यूट्स कमिंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इंडिविजुअल एक्सरसाइजिंग रिट्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो अभी तक हमने क्या देखा है, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या फंक्शंस है. एक तो ओरिजिनल है, जब लोग उसी के पास पहुंचते हैं, यूनियन मोर स्टेट्स, ये सब मैंने एक्सप्लेन जो किया था अभी पीछे. या फिर अपीलेट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ऊपर भेजते भेजते सुप्रीम कोर्ट तक आता है, अपीलेट होता है. या फिर एडवाइजरी जो कि प्रेसिडेंट लेता है. ठीक है. इन द रिसेंटली ईयर्स द सुप्रीम कोर्ट हैज रिलैक्स्ड इट्स लोकस स्टैंडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि लोकस स्टैंडी क्या है. ठीक है, लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ अ पार्टी टू अपीयर एंड टू बी हर्ड बाय कोर्ट. राइट टू बी हर्ड बाय द कोर्ट एंड टू अपीयर इन द कोर्ट. जिसके अगेंस्ट केस लड़ा जा रहा है उसके पास फुल राइट्स हैं, वो कोर्ट में आ सकता है, अपनी बात रख सकता है, लॉयर अपॉइंट कर सकता है, उसका लॉयर उसको रिप्रेजेंट कर सकता है. तो ये सब चीजें अलाउड होती है. ठीक है, लोकस स्टैंडी ये होता है. बट उसने क्या बोला है आजकल ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जो इंसान फॉर इंस्टेंस पार्टी है टू अ केस, फॉर इंस्टेंस मेरा केस चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि मैं ही जाऊं, क्या पता मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो ऐसी कि मैं नहीं अपीयर कर सकती हूँ कोर्ट में. एंड हैज परमिटेड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस टू अप्रोच ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. तो अब कह रहे हैं कुछ लोग बहुत ही आर्डेंट होते हैं, मतलब बहुत वो लोग ना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको लगता है कि हम लोग बेटर किसी एग्रीव्ड पार्टी को या फिर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, हम उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. शायद से अगर वो जाएगा तो उसकी कोई सुनेगा भी नहीं. तो इसमें ये लिखा है पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजंस, जो कि इंसान के अच्छे के लिए काम करना चाहता है, एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. यहाँ कौन सी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, जो एनजीओज होते हैं, दैट आर वर्किंग फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. ठीक है, टू अप्रोच द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम्स, जो अग्रीव्ड पार्टी है, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि उसको जस्टिस प्रोवाइड हो जाए. ठीक है. ऑन द other accounts, the court has its own initiative started cases of public importance. For instance, it has summoned and reprimanded states for their apathy and lack of diligence in running child care homes in all states. इसका मतलब क्या है, क्या होता है, कोई स्टेट फॉर इंस्टेंस, कोई यहाँ पे यही बताया हुआ है, देखो चाइल्ड केयर होम चला रहा है फॉर इंस्टेंस. ठीक है, कोई चाइल्ड केयर होम चला रहा है, स्टेट का है, अरे फंडिंग जा रही है तो जान दो, या फिर बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाए. ठीक है, बट ये तो गलत है. अगर कोई चाइल्ड केयर होम है वहाँ पर, तो वो बनाया किस पर्पस के लिए, बनाया तो ह्यूमन गुड के लिए है ना, कि ह्यूमन को गुड सर्विसेज मिले. बट अगर तुम ह्यूमन को गुड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो ये गलत है. अगर वो लोग आवाज नहीं उठा सकते, क्या पता उनके पास नेसेसरी पैसे ना हो, या फिर उनके पास इतना टाइम ना हो, ना तो उनको पता हो कि कैसे क्या किया जाता है. इसी के वजह से हमारी जो पब्लिक, देखो कोर्ट के पास इसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. ठीक है, इसको पहली बात बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. मैं बताऊंगी ये क्या होता है. पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए शुरू हो गया. इट हैज समन्ड एंड रेप्रीमैंड. रेप्रीमैंड मतलब, एक तो समन मतलब बुलाना, गैदर करना, एंड रेप्रीमैंड मतलब स्कोल्ड करना, डांटना. स्टेट अथॉरिटीज फॉर देयर एपैथी. एपैथी मतलब कोई सिंपैथी ना दिखाना, एंड लैक ऑफ डिलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस इन रनिंग चाइल्ड केयर होम्स. ऑल दिस इज पॉसिबल. क्यों पॉसिबल हो गया? सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट्स को कैसे डांट पा रही है? उसको कैसे पता है कि एक छोटा सा चाइल्ड केयर होम ठीक से नहीं रन कर पा रहा है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब देखते हैं कैसे. जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है एक रेस्ट्रेन करना, एक सर्टेन लिमिट लगा देना. ये देखो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करी गई है. जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब अगर गवर्नमेंट सही से एक्ट नहीं कर रही है
जुडिशरी इनटू प्लेस आ सकती है, जुडिशरी उसको समन कर सकती है, बुला सकती है, जुडिशरी उसको स्कोल्ड कर सकती है कि तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, ये लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है। ये सब काम होता है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दिस इज डन इन द फॉर्म ऑफ फॉर द पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज मोर लाइक अ किसी कोर्ट में जाकर केस फाइल करना। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कभी कभी क्या होता है, फॉर इंस्टेंस डाउन ट्रोडन लोग हैं या फिर गरीब हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो कभी कभी कोर्ट नहीं जा सकते अपनी लड़ाई करने के लिए। तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ लोग, कुछ लॉयर्स भी कर सकते हैं, एक्टिविस्ट्स होते हैं, ये लोग ना आके इनटू पिक्चर आ जाते हैं और ये ना उनके बेसिस पे लड़ते हैं, कहते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत पुअर है, या तो हम स्टेट से कहो, गवर्नमेंट से कहो हमें पैसा दे, कंपनसेशन करे, कंपनसेशन दे। तो ये सब चीज़ें जो ये पुअर है या फिर वुमेन की कंडीशन ठीक नहीं है किसी स्टेट में, ये सब चीज़ें कोर्ट तक कैसे पहुंच रही है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL कोई भी फाइल कर सकता है, आपको पता है क्यों? बट ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रिवलेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फेमस होने के लिए कुछ भी फाइल कर रहे हो कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट एकदम रिजेक्ट कर देता है, वो इनटू कंसिडरेशन भी नहीं लेता। बट बहुत इंपॉर्टेंट जो PILs होती है, आपने नाज फाउंडेशन का नाम सुना है? नाज फाउंडेशन LGBT कम्युनिटी के लिए लड़ी थी, जो कि एक केस लड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया था, बट नवतेज सिंह जौहर जो केस लॉ था उसके अंदर ही LGBT कम्युनिटी को राइट्स मिले थे, ठीक है, कि उनके बीच में जो कंसेंशुअल एक्ट्स होते हैं वो लीगल है। आपको पता है भी जो आया था सेक्शन 377, ये सब तो हमें पता है ना। तो नाज फाउंडेशन भी एक रिप्रेजेंट करी थी LGBT कम्युनिटी को, क्योंकि वो लोग खुद अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्या पता वो इतने केपेबल ना हो, क्या पता उनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो, तो कोई फाउंडेशन इनटू पिक्चर आ गई है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म्स में ये समझा दिया मैंने आपको। जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे जनहित याचिका बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका, विच इज PIL। ये IPL नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है, याद रखना है इसे। This extraordinary jurisdiction has been invoked either through writs, ये कैसे फाइल कर सकते हो, और by writing letters to judges, जजेस को लेटर लिख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, रिट्स लिख सकते हो। रिट्स फाइल होती है अंडर आर्टिकल 32, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए होती है। फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसकी बात करते हैं हम तो। और बाय राइटिंग लेटर्स हुज मोडालिटी, मतलब मोड बाय विच समथिंग इज सेंट, जो एक मोड होता है, आर मेंटेन अंडर द गाइडलाइंस ऑफ फॉर PL इनैक्टेड बाय द कोर्ट। PIL कैसे सेंड कर सकते हैं, एक ऑर्डर लिख सकते हैं, रिट लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ये सब कुछ गाइडलाइंस मेंशन होती हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए, उन सबको फॉलो करके आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। द फर्स्ट एवर PIL इज लिस्टेड एज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड डेट्स बैक टू 1979। अगर आप आगे जाके लॉ पढ़ने वाले हो ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस लॉ जरूर आता है। फर्स्ट PIL अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक पता होना चाहिए, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये केस लॉ कब का है, 1979 में। इसमें हुआ क्या था, अब आप देखना, आप रिलेट कर पाओगे कि हमने PIL कैसे पढ़ा है और कैसे क्या हुआ था। अब पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविस्ट लॉयर, मैंने कहा ना लॉयर कर सकता है, एक्टिविस्ट लॉयर ने क्या किया, फाइल दिस केस ऑन द बिहाफ ऑफ थाउजेंड ऑफ प्रिजनर्स। जैसे नाज फाउंडेशन ने इतने सारे LGBTQ कम्युनिटी के लिए काम किया, उसने उसके अगेंस्ट वहां पे PIL फाइल करी कि इनको राइट्स मिलने चाहिए, ऐसे ही हुसैनारा खातून ने क्या किया, ये एक एक्टिविस्ट था, इसने ही फाइल केस ऑन बिहाफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स of the Bihar jail against the inhuman conditions of the prison। खाना ठीक नहीं मिलता था, खाना मिलता था तो बहुत ही बैड क्वालिटी होती थी, ढंग से उसे रह नहीं पा रहे थे लोग, इतने सारे लोगों को बिना बात अरेस्ट कर लिया था। ये सब चीज़ों के लिए वो प्रिजनर्स खुद क्या लड़ते, एक लॉयर एक्टिविस्ट ने PIL फॉर्म करी कि कंडीशंस ऑफ द प्रिजन बहुत ज़्यादा बुरी हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय PN भगवती, ये उस टाइम हेड कर रहा था। बेंच हमें पता है क्या होती है, जब 2-3 लॉयर्स मिलके एक ग्रुप सा फॉर्म कर लेते हैं, तो इसका हेड कौन था, PN भगवती था। डिक्लेयर दैट राइट फॉर फ्री लीगल एड एंड एक्सपीडिशियस, मतलब फास्ट ट्रायल ऑफ दीज प्रिजनर्स विच अल्टीमेटली लेड टू देयर रिलीज। इनको रिलीज कर दिया गया था, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। उसने बोला फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए क्योंकि ये नीडी है,
बहुत पुअर लोग हैं, एंड एक्सपेडिशियस मतलब बहुत फास्ट ट्रायल हुआ इन प्रिजनर्स का, ऐसे नहीं कि लोग बिहाइंड द बार्स पड़े हैं तो पड़े वही हैं। Since then, PILs have encompassed several issues including, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक राइट्स हो, बॉन्डेड लेबर, कोई लेबर जो किसी इंसान के नीचे काम कर रही है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, चाहे वो उसकी बात हो, चाहे लीगल एंटाइटलमेंट, राइट टू फूड की बात हो, राइट टू वर्क की बात हो, PIL कोई भी फाइल कर सकता है थर्ड पार्टी उन लोगों के लिए, चाहे उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। जो हुसैन आरा खातून था उसने क्या किया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट जो प्रिजनर्स थे उनके बिहाफ पे उसने एक PIL फाइल करी, ठीक है। चाहे इन्वायरमेंट की बात हो, क्लीन एयर एंड वाटर, एंड चाहे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात हो, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स फॉर दी, बट ना आजकल पता है क्या हो रहा है, फॉर द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कभी कभी ना लोग फेमस होने के लिए या अपना नाम ज़्यादा न्यूज़ में करने के लिए केस PILs फाइल कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्रिवलेस। फ्रिवलेस मतलब यूजलेस जो होती हैं, जिनका कोई मतलब वास्ता नहीं होता है, मतलब जो कि सिर्फ टाइम खराब करने के लिए करी गई है, तभी कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। काफ़ी ज़्यादा ना ओवर रेट हो गया है, अब बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने लगे हैं बेकार के कामों के लिए ऑल्सो, ठीक है। डिसबर्समेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के एसेट्स पता होने चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहा रिसोर्सेज को, अपने सारे एसेट्स रिवील कर दे, कुछ भी अंदर तो नहीं चल रहा है, ब्लैक मनी तो नहीं है, टेररिज्म तो नहीं है, कुछ भी ऐसा गलत ना हो, इसके वजह से PIL फाइल हो सकती है, ठीक है। बस ये इतना ही था। बस मैंने बस ये बताना की कोशिश करी आपको कि यार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये सब पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से है, चाहे वो बॉन्डेड लेबर की बात कर रहे हो, फूड वर्क, ये सब तो बेसिक नेसेसिटी है, क्लीन एयर हम लोग जो ब्रीथ कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल कर सकता है। इट इज़ मोर लाइक अ लिटिगेशन, एक केस फाइल करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The progress of PIL has thus seemed to incorporate several issues, yet common characteristics encompass these litigations. कुछ common characteristics हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। वो क्या क्या है हम देखते हैं क्या क्या है। ये तो हमने देख लिया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बहुत सारे इश्यूज फॉट हो चुके हैं, फाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी टर्म एज नॉन एडवर्सरी लिटिगेशन। क्या होता है, अगर हुसैन खातून ने वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के ऊपर ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइट करी, यहाँ पे तो दो पार्टीज थी, बट हुसैन खातून क्या खुद एक प्रिजनर है, क्या खुद एक पार्टी है जो सफर कर रही है, क्या खुद एक विक्टिम है, नहीं है। तो इसमें ये लिखा है कि नॉन एडवर्सरियल लिटिगेशन भी हो सकता है। क्या बताया, अगर मुझे लगता है कि एनवायरमेंटल में जो एनवायरमेंट की जो पोल्यूशन है या फिर जो एयर है वो क्लीन नहीं है, मुझे राइट टू क्लीन एयर नहीं मिल रहा है, या फिर आई कैन नॉट ब्रीथ क्लीन एयर, तो मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकती हूँ। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपको थोड़ी ब्लेम कर रही हूँ, या मैं अपने साथ वाले नेबर्स को थोड़ी कह रही हूँ कि इनकी वजह से साफ एयर नहीं है या फिर साफ पानी नहीं आ रहा है मेरे घर में, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर, चलो साफ पानी की बात तो आप समझ रहे हो कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी को हम लोग ब्लेम कर सकते हैं या उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, बट क्लीन एयर के लिए तो हम किसी को नहीं फाइल कर सकते केस। तो एक ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पब्लिक के इंटरेस्ट में मैं कोई PIL फाइल कर सकती हूँ, ठीक है। तो सारी बात ये है कि नॉन एडवर्सरियल मॉडल भी हो सकता है। नॉन एडवर्सरियल मतलब जहाँ पे कोई मेरा एडवर्सरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि दो पार्टीज हैं किसी चीज के लिए, सिर्फ सिंगल पार्टी भी हो सकती है। दैट इज वाई नॉन एडवर्सरियल होता है, दैट पिट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ वन पार्टी ओवर द अदर, ठीक है। Rather than focusing on traditional litigation, वैसे तो दो पार्टीज होती है ना, दोनों के लॉयर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। PILs are recognized as tools for social change. सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, सोसाइटी में चेंज ही तो आया है, ये तभी PIL फाइल हुई थी, ठीक है। PILs are based on the tenets मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन स्टैंडिंग। सिटीजन स्टैंडिंग मतलब कोई इंसान खुद आके अपना केस लड़ पा रहा है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग, या तो कोई अग्रीव पार्टी है वो खुद लड़ पा रही है, बहुत अच्छी बात है। रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग मतलब कोई थर्ड पार्टी आके लड़ रही है उसके बिहाफ पे, राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी टू अप्रोच द कोर्ट। जैसे हुसैन खातून ने इतने सारे प्रिजनर्स के लिए लड़ाई करी, ऐसे यही है।
PIL from its inception is modeled as a remedial. Remedy मिलती है, हाँ मिलती है, which aims at creating a dynamic welfare society होनी चाहिए, welfare oriented model भी होना चाहिए. PIL thus incorporates directive principles. Directive principles जो होते हैं under Part 4 of the Constitution, वैसे तो ये enforceable नहीं होते हैं, but through PILs हो सकते हैं. हम ये शो कर सकते हैं कि सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोल्यूशन ना हो, टेररिज्म ना हो. इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम PIL फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, PIL, अच्छा ये पढ़ लिया हमने. डोमेन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि अंडर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, which can be invoked before the courts as a matter of rights by the citizens of India. Therefore, PILs are creating new rights. कौन से rights? जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्स कर पा रहे हैं तो न्यू राइट्स इनटू फोर्स आ रहे हैं. ठीक है, एंड लॉज विद इन द रियल्म ऑफ द स्टेट. स्टेट के अगेंस्ट हम लोग कुछ भी फाइल कर सकते हैं अब विद द हेल्प ऑफ PILs. दीज लॉज आर ऑल्सो डेमोक्रेटाइजिंग सिटीजन्स एक्सेस टू जस्टिस. इंसान को जस्टिस मिल पा रही है, स्टेट के अगेंस्ट आवाज अब उठा सकते हैं, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग ना डेमोक्रेसी इन इंडिया. ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल चुप हैं, कुछ अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है. PIL फर्दर स्ट्रेंथन्स द रोल ऑफ जुडिशरी. रोल ऑफ जुडिशरी कैसे होती है? क्योंकि ये मॉनिटर करता है और वॉचडॉग, जैसे हम बोलते हैं कि जुडिशरी एक वॉचडॉग एजेंसी है, हाँ ऑफ कोर्स है, क्योंकि वो एक सेफगार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, फियर ऑफ बीइंग ड्रैग्ड टू द कोर्ट वाया PIL एज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेवरल सोशल इंस्टीट्यूशंस. क्या होता है, लोगों में अभी एक डर है कि PIL फाइल हो जाएगी हमारे अगेंस्ट, फिर गवर्नमेंट फिर जुडिशरी कोई नोटिस दे भेज सकती है, हमें समन कर सकती है, हमें डांट सकती है, रेप्रिमांड कर सकती है. हम कभी भी सुनते हैं ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इतना पैसा वो किया है, चार्ज किया है इस स्टेट से क्योंकि उसने पोल्यूशन नहीं किया. 50 लाख 1-1 करोड़ रुपया वो कहता है कि सबमिट करो. क्यों? तभी तो स्टेट्स को डर रहता है कि हम पोल्यूशन नॉर्म्स को वायलेट ना करें. ठीक है, सच एज जेल्स या प्रोटेक्टिव होम्स, ये सब अगर खोले हुए हैं, इनकी अगेंस्ट भी PIL फॉर्म हो सकती है. इनको तुम इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे हो कि हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो इसके बारे में. मेंटल असाइलम्स, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको मेंटर करने के लिए एक वॉच डॉग एजेंसी, जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस वजह से ही. ठीक है, एंड देयरफॉर कोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है. चलो ठीक है, हाउएवर विद द एडवेंट, मतलब entry and growth of the PILs, there have also been misused for private gains. misuse हो गए हैं, हाँ of course हो गए हैं. लोग फेमस होना चाहते हैं, बेकार बेकार की PILs फॉर्म करते हैं कोर्ट के साथ, और कोर्ट उन्हें गुस्सा भी करती है कि ये क्या कर रहे हो, एंड लेड टू द फ्रिवोलस लिटिगेशन, मैंने बताया. और अननेसेसरी इश्यूज, जो इश्यूज बिल्कुल भी जिनका सर पैर नहीं है, उन इश्यूज के ऊपर वो लोग फाइल कर देते हैं. दे हैव ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर जुडिशियल ओवररीच, टाइम खराब करे जुडिशरी का, एंड स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ लेजिस्लेचर. ठीक है, ये लोग लेजिस्लेचर के शूज में गवर्नमेंट व्यू से सोच रहे हैं, इंसान के व्यू से नहीं सोच रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं. लेजिस्लेचर के शूज में स्टेप करके वो लोग क्या कर रहे हैं, ओवररीच जा रहे हैं, जुडिशरी का कुछ और सेंस में मतलब निकाल रहे हैं. तो इसके बारे में यही सब लिखा हुआ है. यहाँ देखो, हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स. High courts function as the organs of judicial administration at the state level. ये हमें पता है बहुत अच्छे से. सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होता है, लोअर कोर्ट किस पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. लोअर कोर्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अबव कंप्राइज ऑफ, हमें पता है लोअर कोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है ना, पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से. वेयर लिटिगेंट्स प्रोसीड फॉर देयर डिस्प्यूट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर यूजुअली कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. सबसे पहले अगर आपको कोई केस फाइल करना है अपने नेबर के अगेंस्ट, अपने किसी के अगेंस्ट भी, तो आप क्या करोगे? क्या आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ने लग जाओगे? नहीं, सबसे पहले तो हम जाके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ाई करेंगे ना. तो इसमें ये लिखा है सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वेयर लिटिगेशन प्रोसीड फॉर देयर डिस्प्यूट्स. दीज कोर्ट्स हैव सेट टेरिटोरियल एंड पेक्यूनरी लिमिट्स. आप अगर कोई केस फाइल करना चाहते हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट में जाके लड़ाई करोगे. ऐसे थोड़ी आप कहो मैं तो मुंबई जा रहा हूँ वहाँ जाके केस फाइल करूँगा. नहीं, टेरिटोरियल, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ तुम रहते हो, टेरिटरी का बहुत फर्क पड़ता है. और तुम्हारी पेक्यूनरी लिमिट, मतलब पैसा, कितना पैसा इन्वॉल्व है उस केस पे,
उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें 50-100 रुपये का लड़ाई है, इसने मेरे 50 रुपये नहीं दिए, इसने मेरे 100 रुपये नहीं दिए और मैं लड़ने जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ये सब नहीं लड़ा जा सकता। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट होती है, पेक्यूलियरी लिमिट, when accepting cases of civil nature. Civil nature में pecuniary limits involved होते हैं. A similar hierarchy exists in criminal courts at the subordinate level. ऐसे criminal courts के भी होते हैं, क्या seriousness है, क्या murder का केस है या फिर कोई ऐसी मार पिटाई का केस है, तो इसमें भी ऐसे levels होते हैं. Once matters are adjudicated by these courts, they proceed to the high courts on appeal. ये कह रहे हैं अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये करा है, एडजुडिकेट, उसे फाइट किया है, उस केस को समझा है, इसको और फर्दर हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हैं. द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर मेनली वेस्टेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स. वो देखता है फैक्ट्स एस्टैब्लिश करता है, यहाँ से एविडेंस ला दे, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें इकट्ठी करता है और अपील के लिए हाई कोर्ट को भेज देता है, जहाँ हाई कोर्ट क्या करता है, इंटरप्रेट करता है. ठीक है, इंटरप्रिटेशन का होता है अपीलेट, while the appellate courts deal with the interpretation of statutes with the current application of law. ये क्या करते हैं, ये थोड़ा हायर कोर्ट करता है. ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ये एविडेंस गैदर करते हैं, फैक्ट्स गैदर करते हैं, लॉ देखते हैं, whereas जो इसके ऊपर के लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ कोर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं कैसे होता है, तभी इनको अपील किया जाता है. अपीलेट कोर्ट्स डील विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स विद द करंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि कौन सा लॉ यहाँ एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है, कौन से केस लॉ को एप्लीकेबल किया जा सकता है यहाँ पे. चलो ठीक है, फटाफट से देखते हैं. बिफोर आई कॉल एन एंड, द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू within their jurisdiction directions, orders or writs including writs. अब कहने का मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट में रिट्स होती है, हमें पता है, हाँ हमने बिल्कुल पढ़ा है. जैसे आर्टिकल 32 होता है ना कि अब फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल होते हैं, ऐसे हाई कोर्ट में भी होते हैं अंडर आर्टिकल 226 रिट्स फाइल कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी रिट्स फाइल कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्चरी. 5 होती हैं. कौन कौन सी होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड क्वो वारंटो. ठीक है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट अभी नहीं पढ़ेंगे इनको. फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसने कहा है सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा होता है तो ये हाई कोर्ट पे भी ऐसा होता है. ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी हो सकता है. कोई आपका फंडामेंटल राइट होता है वायलेट, तो आपका जरूरी नहीं कि आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ही भागो, आप अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी भाग सकते हो. ठीक है, दिस रिट जुरिस्डिक्शन हमने पढ़ लिया है, इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. जैसे यही जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ऐसे ही रिट को फाइल करने की जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी हो सकती है. द रोल ऑफ हाई कोर्ट हैज आल्सो बिकम सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. जैसे PIL हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ऐसे हम हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं. फर्दरमोर, ईच हाई कोर्ट हैज पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस, मतलब सुपरविजन ओवर ऑल द कोर्ट्स विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन. फॉर इंस्टेंस लखनऊ हाई कोर्ट है, उसके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये सब किसके अंडर आते हैं, हाई कोर्ट के अंडर आते हैं. It can recall for records from such courts and make issue and general rules and prescribe reforms to regulate their practices. कहने का मतलब ये है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, चेक अपॉन कर सकता है जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑपरेट कर रहा है या जो लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ये ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या इनके पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन है, किस फॉर्म में है, क्या ये ऑनलाइन, अगर वो कह रहे हैं कि तुम्हें ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन मेंटेन करना है फॉर इंस्टेंस, तो ऑनलाइन मेंटेनेंस वो चेक करेगा कि ऑनलाइन आप कर रहे हो मेंटेन डॉक्यूमेंट्स को या नहीं. क्या ऐसा तो नहीं कि जज ने पैसे खाए हुए हैं या कोई ऐसा इलीगल काम तो नहीं हो रहा है. ठीक है, आप समझ रहे हो. दोबारा पढ़ते हैं. इट कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, वो कहते हैं मुझे रिकॉर्ड्स दिखाओ किसी केस के फ्रॉम सच कोर्ट्स. मेक एंड इशू जनरल रूल्स, कह सकता है कोई जनरल रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म्स टू रेगुलेट देयर प्रैक्टिसेस. ऐसा ना हो कि कोई इलीगल काम हो रहा हो. ठीक है, यहाँ देखो. एंड इट कैन डिटरमाइन द फॉर्म इन विच बुक्स, एंट्रीज एंड अकाउंट शैल बी केप्ट. क्या वो फिजिकल फॉर्म में है, क्या वो PDF फॉर्म में आपके फोन में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, किस फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, हाई कोर्ट एक चेक रखता है. ठीक है, चलो ठीक है, आई विल कॉल एन एंड टू दिस एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस. लॉ पढ़ रहे हैं ना, चलो ठीक है. I'll see you guys in the next video very soon. Don't forget to download our app. Learn करो, ऐप डाउनलोड कर दो. ठीक है, सब नोट्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस उसमें, केसेस जो
अवेलेबल है, लेंदी क्वेश्चंस वगैरह सब अवेलेबल है उसमें. गो एंड डाउनलोड नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब, डू एवरीथिंग एंड आई विल सी यू गाइस. स्टे होम, स्टे सेफ एंड हम जल्दी मिलेंगे. सी यू, बाय बाय फॉर नाउ.